नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। स्वागत है आपका 3.0 टीवी में। आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ वेब3 की दुनिया में। क्रिसमस के जश्न के कारण इन्वेस्टर की हल्की भागीदारी की उम्मीद पर पिछले 24 घंटों में क्रिप्टो करेंसी सावधानी से चल रही है। हालांकि अन्य फाइनेंशियल मार्केट्स में एक्टिविटी का अभाव एक आदर्श अवसर हो सकता है। FTX पर अपडेट, करेंसी मूवमेंट्स मार्केट एक्टिविटी पर हावी रहेगी। ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप $809.48 बिलियन है, जो पिछले दिन की तुलना में 0.24% कम है। पिछले 24 घंटों में टोटल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम $21.15 बिलियन है, जो 27.95% की वृद्धि करती है। DeFi में टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $1.41 बिलियन है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट के 24 घंटे के वॉल्यूम का 6.67% है। सभी स्टेबल कॉइन्स की वॉल्यूम अब $19.25 बिलियन है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट 24 घंटे की वॉल्यूम का 91% हिस्सा है। दिन में 0.06% की वृद्धि के साथ बिटकॉइन का प्रभुत्व वर्तमान में 40.01% है। पिछले 24 घंटों में लगभग कोई बदलाव नहीं होने के साथ बिटकॉइन $16,850 के आसपास ट्रेड कर रहा था। इथर ने भी समान समय सीमा में $1,220 पर लगभग फ्लैट ट्रेड किया। त्रिवर्ष का IC50 इंडेक्स 24,415 पॉइंट पर फ्लैट ट्रेड कर रहा था। बैंकमैन फ्रीड को अपने माता पिता के साथ उनके पैलो अल्टो घर में रहने के लिए हिरासत से रिहा करने से ठीक एक दिन बाद वायर फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश और फेडरल कैंपेन फाइनेंस लॉज के उल्लंघन सहित 8 आपराधिक आरोपों पर सुनवाई का इंतजार करते हुए फेडरल जज रॉनी एब्राम्स न्यूयॉर्क के सदर्न डिस्ट्रिक्ट के यूनाइटेड स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मामले की सुनवाई से हट गई है। एब्राम्स के पति ग्रेग डी एंड्रेस लॉ फर्म डेविस पोल्क एंड वॉडवेल में पार्टनर है, जिसने एब्राम्स के आदेश के अनुसार 2021 में FTX को सलाह दी थी। भले ही एंड्रेस ने पर्सनली FTX को सलाह नहीं दी थी, लेकिन एब्राम्स ने किसी भी पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट या अपीयरेंस से बचने के लिए मामले से पीछे हटने का फैसला लिया। आदेश में यह भी कहा गया है कि डेविस पोल्क एंड वॉडवेल ने पहले पार्टीज का प्रतिनिधित्व किया था, जो FTX और डिफेंडेंट बैंकमैन फ्रीड के विपरीत हो सकते हैं। हालांकि एंड्रेस ने कथित तौर पर ऐसा नहीं किया था। बैंकमैन ट्रायल फ्रीड की अध्यक्षता तब न्यूयॉर्क के सदर्न डिस्ट्रिक्ट के एक नए जज द्वारा की जाएगी। वो डिसीजन लेने के लिए टाइम टेबल अभी तक एस्टैब्लिश नहीं किया है। हैशरेट इंडेक्स के अनुसार पब्लिक बिटकॉइन माइनिंग फर्म्स ने एक साल के लंबे बेयर मार्केट के प्रभाव के तहत संघर्ष किया है और 2022 को $4 बिलियन से ज्यादा के कलेक्टिव डेट प्रोफाइल के साथ समाप्त करने के लिए तैयार है। रिपोर्ट के मुताबिक नुकसान का खामियाजा बिटकॉइन माइनर कोर साइंटिफिक को उठाना पड़ा है। कंपनी पर क्रेडिटर्स का $1.3 बिलियन बकाया है और उसने चैप्टर 11 बैंकरप्सी प्रोटेक्शन के लिए फाइल किया है। इंसॉल्वेंट माइनर अपनी कुछ इन्वेंट्री को नष्ट करने का प्रयास कर रहा है और 1 गीगाटन तक के इक्विपमेंट बेचने का इरादा रखता है। मैराथन डिजिटल एक और बिटकॉइन माइनर है जो भारी कर्ज में है। कंपनी पर $851 मिलियन का बकाया है, लेकिन इसका ज्यादातर हिस्सा कन्वर्टिबल नोट्स में है, जिसे क्रेडिटर्स अपनी कंपनी में स्टॉक्स के लिए एक्सचेंज कर सकते हैं। BTC.com के अनुसार 24 दिसंबर को हैश रेट गिरकर 156 EH पर सेकंड हो गया। पिछले 14 दिनों की एवरेज हैश रेट 237 EH पर सेकंड थी। यूनाइटेड स्टेट्स में शीतकालीन तूफानों के परिणाम स्वरूप पहले ही हजारों उड़ानें रद्द कर दी गई है। तूफान से संबंधित प्रभाव जैसे कि पावर आउटेजेस ने बिटकॉइन माइनर्स को बंद करने के लिए मजबूर किया है। वेबसाइट ट्रैकिंग यूटिलिटी पावर आउटेज के अनुसार 1.4 मिलियन से ज्यादा घरों और व्यवसायों में बिजली नहीं है। हालांकि हैश रेट सामान्य हो गई है, जो अब 234.26 EH पर सेकंड पर है। साउथ कोरिया की मेन स्पाई एजेंसी नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस का हवाला देते हुए एक रिपोर्ट के अनुसार नॉर्थ कोरियन स्पॉन्सर्ड हैकर्स ने 2017 के बाद से दुनिया भर से क्रिप्टो करेंसी में अनुमानित 1.2 बिलियन की चोरी की है। NIS का मानना है कि क्रिप्टो करेंसी चोरी करने में नॉर्थ कोरिया दुनिया में बेस्ट है। 22 दिसंबर को NIS साइबर कोऑपरेशन सेंटर के लॉन्च की घोषणा करने वाले एक बयान के अनुसार नॉर्थ कोरियन हैकर्स विशेष रूप से इस साल अकेले रैंसमवेयर और अन्य हैकिंग खतरे के माध्यम से $626 मिलियन कमाकर DeFi प्लेटफॉर्मों को टारगेट कर रहे थे। इसके टोटल का $78 मिलियन साउथ कोरिया से आया है। NIS के मुताबिक साउथ कोरिया Web3 स्पेस में अलग अलग हमलों के लिए भी असुरक्षित था, जिसमें मेटावर्स और NFTs भी शामिल थे।
इस साल नवंबर में नेशनल और इंटरनेशनल हैकिंग ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा 1.18 मिलियन हमलों को रोक दिया गया है। नॉन फंजिबल टोकन्स यानी एनएफटी के लिए दुनिया के सबसे बड़े बाजार ओपनसी ने क्यूबा पर यूएस सैंक्शंस का हवाला देते हुए आज कहा कि ये यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा सैंक्शन सभी देशों को डिजिटल आर्टिस्ट पर बैन लगा रहा है। एनएफटी cuba.art के बाद पिछले हफ्ते बैन प्रकाश में आया। एक प्रोजेक्ट जो क्यूबान के आर्टिस्ट को एनएफटी इंडस्ट्री में सफल होने में मदद करती है। उन्होंने ट्वीट किया कि ओपनसी ने बाजार पर अपनी प्रोफाइल को डिसेबल कर दिया है। एनएफटी cuba.art के अनुसार वेब 3 कंपनियों में सेंसरशिप न केवल आइलैंड पर क्यूबन बल्कि दूसरे नेशनलिटीज को भी प्रभावित करती है। प्रोजेक्ट्स के अनुसार आइलैंड नेशन के बाहर रहने वाले क्यूबन आर्टिस्ट पर बैन को गलत तरीके से लागू किया जा रहा है। फोर्ब्स के अनुसार क्रिप्टो इंडस्ट्री के बेयर मार्केट पर और बैंकरप्सी की लहर ने पिछले 9 महीनों में फाउंडर्स और इन्वेस्टर्स से $116 बिलियन ड्रेन किए हैं। बाइनेंस के सीईओ चैंगपेंग सीजी झाओ को एक बड़े नुकसान के लिए दोषी ठहराया जा चुका है। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में उनकी 70% स्टेक, जिसकी वैल्यू मार्च में $65 बिलियन थी, लेकिन अब ये $4.5 बिलियन है। कॉइनबेस के सीईओ ब्रायन आर्मस्ट्रांग की नेटवर्थ $1.5 बिलियन है, जो मार्च के $6 बिलियन से कम है। मार्च में क्रिस लार्सन का एसेट $4.3 बिलियन से घटकर $2.1 बिलियन हो गया, जबकि जेमिनी के कैमरॉन और टायलर विंकलवॉस का एसेट मार्च में $4 बिलियन था, लेकिन अब इसकी कीमत $1.1 बिलियन है। एफटीएक्स के को-फाउंडर सैम बैnkman-फ्रिड और गैरी वोंग, जिनकी एसेट की वैल्यू मार्च में $24 बिलियन और $5.9 बिलियन थी, वो अब दिसंबर में $0 हो गई है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना बिलियनियर स्टेटस खो दिया है। फोर्ब्स के मुताबिक डिजिटल करेंसी ग्रुप के फाउंडर और सीईओ बैरी सिल्बर्ट का $3.2 बिलियन का एसेट भी एफटीएक्स के कोलैप्स के होने वाले कॉन्टेजियस वेव की वजह से खो गया है। आपको बता दें कि पूर्व बिलियनर्स में एल्केमी के निकेल विश्वनाथन और जोसेफ ले, ओपनसी के डेविन फिंजर और एलेक्स एटला, कॉइनबेस के फ्रेड ईएसरैम, माइक्रोस्ट्रेटेजी के फाउंडर माइकल सेलर, वेंचर कैपिटलिस्ट टीम ड्रैपर भी शामिल है। एवलांचे ब्लॉकचेन पर बिल्ट एक डिसेंट्रलाइज लेवरेज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म डीफ्रॉस्ट फाइनेंस ने घोषणा की है कि इसके दोनों वर्जन्स डीफ्रॉस्ट वर्जन 1 और डीफ्रॉस्ट वर्जन 2 हैक के लिए जांच के अधीन है। इन्वेस्टर्स ने मेटामास्क वॉलेट से अपने स्टैक डीफ्रॉस्ट फाइनेंस यानी MELT और एवलांचे टोकन्स खोने की सूचना दी थी। डीफ्रॉस्ट फाइनेंस में एक कोर टीम के मेंबर डोरा ने पुष्टि की है कि डीफ्रॉस्ट वर्जन 2 पर फ्लैश लोन अटैक हुआ था, जब कुछ यूजर्स ने फंड्स के असामान्य नुकसान के बारे में शिकायत की थी। उस समय प्लेटफॉर्म का मानना था कि डीफ्रॉस्ट वर्जन 1 हैक से प्रभावित नहीं था और आगे की जांच के लिए वर्जन 2 को बंद करने का फैसला किया था। ब्लॉकचेन इन्वेस्टिगेटर पेक्शील ने पाया कि हैकर ने LSWUSD के शेयर प्राइस में हेरफेर की थी, जिससे हैकर को लगभग $173,000 का लाभ हुआ। ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस हाल के हफ्तों में क्रिप्टो मार्केट की स्पेकुलेशन का विषय रहा है। जब ब्लॉकचेन पर नजर रखने वालों ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स के डिपॉजिट आउटफ्लोज का पता लगाया, तब कंपनी के ऑडिटर ने सहयोग करने से इनकार कर दिया और रिपोर्ट सामने आई कि कंपनी यूएस अथॉरिटीज के अधीन हो सकती है। $40 बिलियन से ज्यादा के मार्केट कैप के साथ BNB टोकन को एक मेजर यूएस क्रिप्टो एक्सचेंज Binance.US को छोड़कर सभी ने खारिज कर दिया है। क्रिप्टो एनालिस्ट का कहना है कि यह जोखिमों के कारण हो सकता है कि BNB को यूएस रेगुलेटर्स द्वारा सिक्योरिटी माना जा सकता है। जब यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने पिछले हफ्ते शिकायत में सिक्योरिटी के रूप में एफटीएक्स के FTT टोकन को लेबल किया था, तब जोखिम को हाईलाइट किया था। कुछ क्रिप्टो एनालिस्ट का अनुमान है कि प्रमुख अमेरिकी एक्सचेंज नियामकों के डर से BNB लिस्टिंग से दूर हो सकते हैं। रेगुलेटरी फ्रंट पर कोई भी मुद्दा टोकन होल्डर्स के लिए जोखिम का प्रतिनिधित्व कर सकता है। क्रिप्टो एक्सचेंज OKX ने 2 महीनों में अपनी दूसरी प्रूफ ऑफ रिजर्व्स रिपोर्ट पब्लिश की है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि OKX, जो करंटली वॉल्यूम के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है, जिसमें 20 दिसंबर तक बिटकॉइन और टीथर रिजर्व रेशो 101% और इथेरियम रिजर्व रेशो 103% है। सीशेल्स बेस्ड क्रिप्टो एक्सचेंज ने ट्रांसपेरेंसी के कमिटमेंट के हिस्से के रूप में कहा कि यह हर महीने के लगभग 22वें दिन मंथली ऐसी रिपोर्ट पब्लिश करेगा। इसके अलावा OKX ने नए और हिस्टोरिकल डेटा दोनों के लिए OKX रिजर्व रेशोस देखने के साथ साथ इस डेटा को डाउनलोड करने के लिए यूजर्स को सक्षम करने के लिए नए फीचर्स इनेबल किए हैं, अगर वे ऑन चेन एसेट्स को सेल्फ वेरीफाई करना चुनते हैं। रिजर्व्स को वेरीफाई करने का यह दबाव OKX के लिए यूनिक नहीं है।
मौजूदा बेयर मार्केट ने यूजर्स कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए प्रूफ ऑफ रिजर्व्स ऑडिट्स जारी करने के लिए बाइनांस, KuCoin, Crypto.com और Huobi जैसे एक्सचेंज को प्रेरित किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वेब3 से जुड़ी सभी खबरों को लेकर हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 TV।